Hello student, welcome to Mission Education. Today we will see some example of Java program. In the previous lecture we have already seen the installation of Java platform. Then we created our first Java program, that was of the Hello World, and after that we have seen that how to resolve the troubleshooting related to Java platform installations. So let's start today's program. पहला प्रोग्राम है प्रिंटिंग ऑफ 1 to 10 नंबर, मीन्स 1 से 10 नंबर को प्रिंट करना है सीक्वेंस में। तो इस प्रोग्राम को अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट अपन लोगों ने लिखा है पब्लिक क्लास सेकेंड, मीन्स क्लास क्रिएशन वाला स्टेटमेंट है। तो अपन ने एक क्लास क्रिएट कर दी, किस नाम से? सेकेंड के नाम से। उसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने का मतलब ये है कि इस क्लास को किसी दूसरे क्लास में इनहेरिटेंस के थ्रू यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। इस क्लास को एक्सेस किसी दूसरे क्लास में भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब ब्रैकेट में स्ट्रिंग ARGS। स्ट्रिंग ARGS बच्चों क्या होता है? पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि ये क्या होता है? कमांड लाइन आर्गुमेंट। मतलब हम कंपाइल करने के लिए जब इस प्रोग्राम को कंसोल पे जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट से अगर कुछ इनपुट अपने को इस प्रोग्राम में देना है तो कमांड प्रॉम्प्ट से दे सकते हैं, और वो वाला इनपुट जो देंगे वो इस वाले स्ट्रिंग एरे में आ जाएगी। तो इस फंक्शन का नाम क्या है? मेन फिर से एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब मेन फंक्शन के पहले अपन ने क्या लिखा है? वॉइड। वॉइड क्या होता है? वॉइड एक डेटा टाइप है, मतलब मेन फंक्शन से अपने को कुछ भी रिटर्न नहीं लेना है। उसके पहले अपन लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड यूज की। स्टैटिक कीवर्ड यूज करने का मतलब होता है किसी भी फंक्शन के आगे अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि उस फंक्शन को कॉल करने के लिए उसके क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, अपन डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और उसके पहले पब्लिक अपन ने यूज किया। पब्लिक का मतलब फिर से वही है कि ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है। इस वाले फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में, किसी दूसरे क्लास में अगर अपने को कॉल करना है इनहेरिटेंस के थ्रू तो इस वाले फंक्शन को अपन पब्लिक करते हैं। फिर उसके बाद वाले स्टेटमेंट की बात करें तो इंट नम लिखा हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब क्या है कि नम के नाम से एक वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर कर दिया इस प्रोग्राम में, जो कि किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। फिर उसके बाद फॉर स्टेटमेंट लिखा है। फॉर स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर अगर देखें, वे ऑफ डिक्लेरेशन देखें तो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि अपन C++ में करते थे। तो फॉर के अंदर 3 आर्गुमेंट अपन ने दिया है। तो पहला आर्गुमेंट जो है वो नम इक्वल्स टू क्या है? 1, मीन्स नम को एक तरीके से इनिशियलाइज कर दिया 1 से, मतलब नम की जो इनिशियल जो शुरुआत की वैल्यू होगी वो 1 होगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कंडीशन वाला। नम की वैल्यू, फॉर क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट होता है, इटरेटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब एक ही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कंडीशंस फॉल्स ना हो। तो ये वही वाला कंडीशन है। हमेशा नम की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, इस वाले कंडीशन को चेक करेगी। जब तक ट्रू होता रहेगा तब तक ये आगे का जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो प्रिंट होता रहेगा। और इसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट। तो इसमें अपन ने क्या किया है? नम को इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब नम की वैल्यू हर एक साइकिल में क्या होगी? हर एक लूप में क्या होगी? 1 से बढ़ेगी। तो सबसे पहले नम की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 होने के बाद वो क्या होगा? कंडीशन वाले स्टेटमेंट में जाएगा, वहां पे नम की वैल्यू चेक करेगा कि नम की वैल्यू 11 से छोटी है क्या? तो अभी नम की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो 11 से छोटी है। तो क्या होगा? जो प्रिंट वाले स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब नम की वैल्यू system.out.println से नम की वैल्यू 1 जो होगी वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या कंट्रोल जाएगा? नम प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे जाएगा। तो नम की वैल्यू अभी कितनी थी? 1 थी। तो नम की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अभी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद फिर से वो क्या करेगा? कंडीशन वाले स्टेटमेंट पे चेक करेगा कि नम की वैल्यू अभी भी 11 से छोटी है क्या? तो अभी भी 11 से छोटी है। तो उससे क्या होगा? फिर से एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? फिर से इंक्रीमेंट के पास जाएगा। तो वैसे ही मतलब नम की वैल्यू अभी 2 थी, फिर 3 हो जाएगी इंक्रीमेंट होके, फिर कंडीशन ट्रू होगा, फिर से प्रिंट होगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर से कंडीशन ट्रू होगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते 10 तक जाएगा। जब नम की वैल्यू 10 होगी तो 10 इज लेस देन 11, उस समय भी कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर क्या होगा? 10 भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 10 से अब प्रिंट होने के बाद
कंट्रोल नम प्लस प्लस के पास जाएगी, इंक्रीमेंट के पास जाएगी, तो 10 से वैल्यू फिर से एक से बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद 10 की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो 11 इज लेस देन 11, कंडीशन फॉल्स। फिर क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और अपना जो कंट्रोल है वो फॉर वाले स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्लोजिंग ब्लॉक अपन को मेन फंक्शन का भी दिखेगा तो उससे भी बाहर आ जाएगा, फिर क्लास भी अपना क्लोज हो जाएगा। मतलब ये अपना प्रोग्राम था क्या चीज़, 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट करने के लिए। तो अपना क्या हो गया, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो गया। अब ये मतलब प्रिंट होने का तरीका अपन ने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके बाद इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले प्रोग्राम को second.java के नाम से किसी पर्टिकुलर लोकेशन में सेव करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों ने सेव कर दिया डी ड्राइव के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, फिर जो रूट डायरेक्टरी होगी, अभी क्या कहाँ होता है, कमांड प्रॉम्प्ट एक तरीके से सेट होता है अपना रूट डायरेक्टरी के पास, तो अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो जावा का प्रोग्राम आपने सेव किया है। तो डी कॉलन यूज करके ड्राइव चेंज कर लेंगे, यानी डी ड्राइव में पहुंच गए। फिर उसके बाद सी डी चेंज डायरेक्टरी को यूज करके जावा फोल्डर में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, जावा सी second.java लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो नोटिफाई कर देगा, अगर एरर नहीं होगा तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला आएगा। तो उसके बाद अपन को क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ जावा और सेकेंड। उसके बाद क्या लिखेंगे, जावा स्पेस देके सेकेंड। उसके बाद वो इंटर करेंगे तो अपने को 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होके दिख जाएगा। अगले प्रोग्राम की अगर बात करें तो एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बच्चों अपन लोगों ने लिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि क्रिएशन ऑफ द क्लास ऐड 2 नंबर। हमने क्लास क्रिएट कर दिया किस नाम से, ऐड 2 नंबर के नाम से। क्लास का नाम क्या है, ऐड 2 नंबर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ब्रैकेट में स्ट्रिंग args, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट। मेन एक स्पेशल फंक्शन है जहां से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। वॉइड का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन से अपन कुछ भी रिटर्न नहीं ले रहे हैं, नल रिटर्न ले रहे हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन के अगर स्टैटिक कीवर्ड लग गई तो इसका मतलब होता है कि उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद पब्लिक क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में अपन ने लिखा है इंट num1 = 5, num2 = 15, सम। ये मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। हम लोगों ने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट num1 = 5, दूसरा num2 = 15, तीसरा सम। मीन्स 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कौन कौन सा, num1, num2 और सम। और साथ ही साथ इनको इनिशियलाइज भी कर दिया है, मतलब num1 में एक तरीके से 5 असाइन भी कर दिया है, num2 में 15 असाइन भी कर दिया है। तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, सम = num1 + num2। तो सम = num1 + num2। num1 में ऑलरेडी वैल्यू कितनी है 5, num2 में वैल्यू कितनी है 15, तो दोनों का सम होके वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और 20 असाइन कहाँ हो जाएगा, सम में। फिर इसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखा है, system.out.println, फिर ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर सम ऑफ दीज नंबर प्लस सम। सम में वैल्यू कितनी थी 20, और डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज कहाँ प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे। यानी आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ दीज 2 नंबर 20। ओके, फिर इसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को फिर से किस नाम से सेव करना पड़ेगा, add2number.java, add2number.java। फिर से मैं बोलूंगा, ये जावा का प्रोग्राम क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। अगर add2number जैसा लिखा हुआ है .java, अगर आपने मतलब किसी अल्फाबेट को कैपिटल था उसको स्मॉल में कर दिया तो वो फिर दूसरी क्लास हो जाती है, मतलब। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे किस नाम से, add2numbers.java के नाम से। सेव करने के बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे जिस लोकेशन पे अपन लोगों ने प्रोग्राम सेव किया है।
अब प्रोग्राम सेव किया, उस लोकेशन पे जाने के बाद अपन क्या लिखेंगे, जावा सी स्पेस देके ऐड टू नंबर्स डॉट जावा इंटर करेंगे। अगर कुछ प्रोग्राम में एरर होगी तो वो एरर नोटिफाई कर देगा, अगर नहीं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे क्या चीज़, जावा स्पेस देके ऐड टू नंबर्स, फिर इंटर कर देंगे तो अपने को आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ दीज नंबर्स 20, ये अपना आउटपुट आ जाएगा। तीसरे प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया था नेटवर्क की समस्या होने की वजह से। तो अभी जैसे इसके पहले अपन लोगों ने प्रोग्राम जो देखा था उसमें एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम था। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम में हम नंबर 1 नंबर 2 जो वैल्यू था वो प्रोग्राम में पहले ही इनिशियलाइज कर दे रहे थे, डिक्लेयर कर दे रहे थे, हम यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे थे। तो यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। वो क्या है, java.util.scalar, मतलब जावा पैकेज के अंदर यूटिल पैकेज है, यूटिल पैकेज के अंदर स्केलर नाम से एक पैकेज है। तो इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है कहाँ पे, अपने प्रोग्राम में। यानी अपने प्रोग्राम को सबसे पहला स्टेटमेंट आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट java.util.scalar। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से क्या है, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्लास ऐड 2 नंबर्स 2, यानी क्लास अपन ने डिक्लेयर कर दिया किस नाम से, ऐड 2 नंबर्स 2 के नाम से। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग args। स्ट्रिंग args फिर से क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट है, मतलब क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट से अगर कोई आर्गुमेंट अपने को इस प्रोग्राम में चाहिए तो स्ट्रिंग args की हेल्प से वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद वाइड अपन ने डिक्लेयर किया, वाइड डिक्लेयर का मतलब क्या होता है कि इस मेन फंक्शन से कोई भी रिटर्न टाइप नहीं ले रहे हैं। फिर उसके बाद स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब होता है एक स्पेशल कीवर्ड होता है, किसी फंक्शन के आगे अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद पब्लिक क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ 3 वेरिएबल num1 num2 सम। यहाँ पे num की वैल्यू अपन ने 5 असाइन नहीं किया, num2 की वैल्यू अपन 15 असाइन नहीं किया, क्योंकि num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू क्या करेंगे, हम यूजर से लेंगे। और सम में क्या करेंगे, जो भी num1 में वैल्यू होगी num2 में वैल्यू होगी, दोनों को सम करके कहाँ रख देंगे, सम वाले वेरिएबल में रख देंगे। तो बच्चों हम लोगों ने स्कैनर पैकेज ऊपर देखा था, स्कैनर पैकेज क्या कर लिया था, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया था। उसके लिए क्या लिखा था, इंपोर्ट स्पेस देके java.util.scalar, ये इस प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट ही वही है। तो वो पैकेज को इंपोर्ट कर लिया था। अब पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद उस पैकेज में स्कैनर नाम से एक क्लास होती है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो क्लास का ऑब्जेक्ट अपन ने ये वाले स्टेटमेंट से क्रिएट कर दिया, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में system.in। अब उस क्लास का क्या हो गया, अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया sc के नाम से। फिर उसके बाद स्टेटमेंट अपन लोगों ने क्या लिखा है, system.out.println, फिर ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर इंटर फर्स्ट नंबर। बच्चों इसके पहले जस्ट देखेंगे तो कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं था। तो जो पहला स्टेटमेंट जो अपने को आउटपुट स्क्रीन पे मिलने वाला है वो कौन है कि इंटर फर्स्ट नंबर, यानी पहला जो जैसे ही मतलब कि इसके पहले जितने भी स्टेटमेंट है, जैसे मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं थी। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मतलब कि जो पहला स्टेटमेंट अपने को या फिर पहला आउटपुट जो अपने आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा वो क्या होगा, इंटर फर्स्ट नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर मतलब system.out.println इनकाउंटर होगा तो इंटर फर्स्ट नंबर आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा num1 इक्वल्स टू sc.nextInt। अब जब कंट्रोल इस वाले स्टेटमेंट पे आएगा तो आउटपुट स्क्रीन एक तरीके से रुकेगा, वो वेट करेगा कि कोई यूजर कोई वैल्यू इंटर करे इंटीजर टाइप का, क्योंकि नेक्स्ट इंट है ना, इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर, मतलब यूजर का वेट करेगा कि यूजर कोई वैल्यू यहाँ पे इंटीजर टाइप का इंटर करे। तो जैसे कि हमने 10 प्रेस कर दिया,
तो 10 प्रेस कर दिया तो नेक्स्ट इंट फंक्शन में आके आके किसको असाइन हो जाएगा, नंबर को असाइन हो जाएगा, यानी नंबर में वैल्यू क्या आ गई 10। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, फिर से एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, फिर डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा है, इंटर सेकेंड नंबर, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, इंटर सेकेंड नंबर। फिर उसके बाद फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, num2 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, फिर से वही वाला फंक्शन आ गया। तो फिर से क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप होके यूजर का वेट करेगा कि यूजर कोई वैल्यू इंटर करे। यूजर ने मान लीजिए जो वैल्यू इंटर किया वो 20 है, तो 20 इस फंक्शन में आएगा और इस फंक्शन में आने के बाद वो num2 का साइन हो जाएगा, यानी num2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, num1 की वैल्यू कितनी यूजर ने इंटर करी है 5, यानी यूजर से इनपुट अपन ने ले ली और उस वैल्यू को असाइन कहाँ कर दिया, num1 और num2 में। फिर sc डॉट क्लोज कर दिया, sc डॉट क्लोज मतलब उस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था, एक तरीके से फाइल ओपन करी थी तो उस फाइल को क्लोज करना होता है। फिर इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है सम इक्वल टू num1 प्लस num2, num1 में यूजर ने इंटर किया था 5, num2 में यूजर ने इंटर किया था 20, तो दोनों को सम होकर कहाँ जाएगा, सम वाले वेरिएबल में। अब यहाँ पे उसके नीचे अपन लोगों ने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर सम ऑफ दीज नंबर प्लस सम, तो डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू है, जो चीज़ लिखा है वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब सम ऑफ दीज नंबर प्लस सम में सम की वैल्यू आएगी क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर नहीं है, तो सम की वैल्यू कितनी है 25, सम ऑफ दीज नंबर इज 25, ये अपना हो जाएगा आउटपुट। मतलब ऐसे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करेंगे, एट टू नंबर्स 2.java। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे अपन लोगों ने जावा का प्रोग्राम सेव किया है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जावा सी एड टू नंबर डॉट जावा, इंटर करेंगे। अगर प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो नोटिफाई करेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में अपन लोगों को क्या लिखना है, जावा स्पेस देके एड टू नंबर 2, तो अपना प्रोग्राम फिर पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब इंटर फर्स्ट नंबर पहले आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर करने के बाद फिर यूजर कुछ वैल्यू इंटर करेगा, वो नंबर को असाइन होगा, फिर आएगा इंटर सेकेंड नंबर, फिर उसके बाद फिर से यूजर क्या करेगा, कोई वैल्यू इंटर करेगा, वो num2 का असाइन हो जाएगा, और num1 और num2 दोनों सम हो गए कहाँ आ जाएंगे, सम वेरिएबल में आ जाएंगे। फिर अपना आउटपुट आ जाएगा कि सम ऑफ दिस नंबर इज 25। तो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है अपना कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स वाला जो अपन यूज करते थे। तो हम लोगों ने इसके ऊपर देखा था, इसके ऊपर जो फॉर वाला स्टेटमेंट देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, फॉर वाला स्ट्रक्चर देखा था, तो बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है किसके जैसा, जैसा कि अपन C++ में यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे इफ एल्स का स्टेटमेंट देख लें, तो यहाँ पे इफ एल्स का स्टेटमेंट भी बिल्कुल C++ जैसा ही होता है। तो देख लें, पहला स्टेटमेंट अपन लोगों ने क्या लिखा, पब्लिक क्लास कंडीशन, ये मतलब क्लास का नाम लिख दिया। क्लास का नाम तो अपन कुछ भी दे सकते हैं, तो अपन ने इस टाइप का क्लास का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ब्रैकेट में स्ट्रिंग args। स्ट्रिंग args फिर से क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट है। मेन एक स्पेशल फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि मेन फंक्शन से अपन कुछ भी रिटर्न लेने नहीं वाले हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन के अगर किसी फंक्शन को स्टैटिक अपन ने डिक्लेयर कर दिया तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए अपने को क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक फिर से एक्सेस स्पेसिफायर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है इंट एज इक्वल्स टू 25, इंट एज इक्वल्स टू 25, मतलब एज नाम से एक वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर कर दिया और उस एज को क्या वैल्यू दे दिया 25। फिर उसके बाद अपना कंडीशन वाला स्टेटमेंट है। अपन देख सकते हैं कंडीशन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है जैसा कि C++ में होता था। वहाँ पे अपन लोगों ने लिखा है क्या चीज़, इफ ब्रैकेट में एज इज ग्रेटर देन 18, है ना, एज इज ग्रेटर देन 18, एज की वैल्यू क्या है 25, यानी 25 इज ग्रेटर देन 18, मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो मतलब क्या होगा कि इफ के अंदर जो स्टेटमेंट अपन लोगों ने लिखा है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये एक तरीके से एक प्रोग्राम ये था कि कोई भी कैंडिडेट है
उसके एज के हिसाब से, एज अगर वो बताए तो उसके हिसाब से अपन उसको बताएं कि वो वोटिंग के लिए कि नहीं। तो वोटिंग के लिए जो मतलब एक तरीके से परमिसिबल एज है वो 18 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ अपन ने देखा एज इसकी कितनी थी, 25 थी। 25 किससे बड़ा है, 18 से बड़ा है। तो मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर द वोटिंग, मतलब ये कंडीशन अपना एग्जीक्यूट हो गया। फिर उसके बाद इफ वाला स्टेटमेंट खत्म हुआ, फिर उसके बाद मेन फंक्शन का स्टेटमेंट खत्म हुआ, फिर उसके बाद क्लास वाला ब्लॉक खत्म हुआ। तो ये अपन ने देख ली कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की अब ये प्रोग्राम टाइप करने के बाद क्या करेंगे, फिर से इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे किस नाम से, जो क्लास का नाम है, कंडीशन में एन नहीं है, डॉट जावा। फिर उसको उसी किसी भी लोकेशन पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जावा सी, फिर इस क्लास का नाम डॉट जावा लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे। इस प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो वो नोटिफाई कर देगा, नहीं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो फिर उसके बाद अपन को क्या लिखना पड़ेगा, जावा कन, ये क्लास का नाम, फिर इंटर करेंगे तो ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बच्चों अपन लोगों ने देख लिया कंडीशनल स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, एल्स के साथ में कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये प्रोग्राम क्या होता है, किसी नंबर को चेक करना कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो इस प्रोग्राम को देखते हैं, पब्लिक क्लास कंडीशन 2। पहला स्टेटमेंट क्या था, अपन लोगों ने क्या कर दिया, क्लास को डिक्लेयर कर दिया। क्लास का नाम क्या रखा, कंडीशन 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग आरजीएस, स्ट्रिंग आरजीएस फिर से क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट, मेन स्पेशल फंक्शन है, वॉइड रिटर्न टाइप है, स्टैटिक एक स्पेशल कीवर्ड है, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में अपन लोगों ने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। उस वेरिएबल का नाम क्या रखा अपन ने, नंबर, और उस नंबर को क्या वैल्यू असाइन किया, 13, यानी 13 नंबर को अब चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि। इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट लिखा है, इफ ब्रैकेट में नंबर परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0। नंबर परसेंटाइल 2 का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर की कोई से भी वैल्यू हो, उसको 2 से डिवाइड किए और जो रिमाइंडर आएगा वो होता है इसकी वैल्यू नंबर परसेंटाइल 2 का। मतलब नंबर परसेंटाइल 2, परसेंटाइल एक तरीके से ऑपरेटर है जो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। मतलब 13 में 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो नंबर परसेंटाइल 2, नंबर की वैल्यू क्या है, 13, 13 परसेंटाइल 2 करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी, कितनी आ जाएगी, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। मतलब इफ में कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स वाले पार्ट में अपन लोगों ने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट में क्या है, डबल कोट्स के अंदर ऑड नंबर। मतलब आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। मतलब 13 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अगर यहीं पे वैल्यू क्या होती, 12 होती, तो उस वाले कंडीशन में क्या होता है, 12, फिर कंडीशन वाले स्टेटमेंट में आता है तो 12 परसेंटाइल 2, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो 0 इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन क्या होती है, ट्रू, यानी इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन इफ के साथ में जो कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है। तो अगर 12 वाले के केस में क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इवन नंबर बताएगा। 13 के केस में क्या हो रहा है, 13 के केस में जो इफ वाला कंडीशन है वो फॉल्स हो रहा है, तो उस वाले केस में एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस समय क्या बता रहा है, ऑड नंबर। तो ये अपना क्या हो गया, कंडीशन स्टेटमेंट का प्रोग्राम हो गया एल्स के साथ में। ये प्रोग्राम बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को condition2.java के नाम से सेव करेंगे, फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद उस लोकेशन पे जाएंगे जिस लोकेशन पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम सेव किया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखेंगे, जावा सी condition2.java, फिर उसके बाद इंटर करेंगे। अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो नोटिफाई करेगा, नहीं तो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो उस वाले फिर क्या लिखेंगे, जावा condition2, फिर इंटर करेंगे तो अपना आउटपुट आ जाएगा।
क्या आएगा, ऑड नंबर। तो फिर अब नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में चलते हैं बच्चों। ये एक तरीके से टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम, जो हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं, स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल्स टू नंबर परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क इवन नंबर ऑड नंबर। ये ऑपरेटर एक तरीके से एग्जीक्यूट करता है ऐसा कि अगर नंबर परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0, यानी पहला जो स्टेटमेंट होता है वो कंडीशन वाला होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहला स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी इसमें 3 पार्ट हैं, पहला कंडीशन पार्ट है, फिर दूसरा स्टेटमेंट है, फिर तीसरा नॉर्मल स्टेटमेंट है ना। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल है बच्चों। ओके, तो ये पूरा प्रोग्राम को अपन देख लेते हैं। अपन ने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, पब्लिक क्लास कंडीशन 3, यानी अपन लोगों ने क्या कर दिया, क्लास डिक्लेयर कर दिया, किस नाम से, कंडीशन 3 के नाम से। इस क्लास को अपन ने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, क्रिएशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेन फंक्शन। उसमें आर्गुमेंट अपन लोगों ने क्या पास किया, स्ट्रिंग args, उसको वॉइड कर दिया। वॉइड क्या होता है, डेटा टाइप होता है, रिटर्न डेटा टाइप होता है, मतलब इस मेन फंक्शन से कुछ भी रिटर्न टाइप अपन नहीं ले रहे हैं। फिर उसके पहले अपन लोगों ने क्या लिखा है, स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ये होता है किसी फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दिया, मतलब उस फंक्शन को कॉल करने के लिए अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद पब्लिक फिर से क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में अपन लोगों ने क्या लिखा है, इंट नंबर इक्वल्स टू 13, यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नंबर के नाम से और उसको क्या वैल्यू दे दी, 13। फिर उसके बाद लिखा है स्ट्रिंग आउटपुट, यानी यहाँ पे भी एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और उस वेरिएबल का नाम क्या है, आउटपुट। अब इक्वल्स टू करके टर्नरी ऑपरेटर अपन लोगों ने ऑपरेट कर दिया। अभी मैंने बताया कि टर्नरी ऑपरेटर में 3 पार्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन, दूसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, तीसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो दूसरा वाला स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट करता है। तो नंबर की वैल्यू बच्चों क्या है, 13। अब 13% का मतलब क्या होता है कि 13 में 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी वैल्यू होती है, यानी 13% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यानी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी 13 को क्या बताएगा कि ये ऑड नंबर है। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट, अभी यहाँ प्रिंट वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो मतलब क्या हो गया कि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑड नंबर ये टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न करेगा। वो ऑड नंबर कहाँ से हो जाएगा, आउटपुट वेरिएबल में। फिर उसके बाद अपन लोगों ने क्या लिखा है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में आउटपुट लिखा है। आउटपुट में वैल्यू क्या आ गई थी, ऑड नंबर, तो यानी ऑड नंबर क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल था बच्चों। अब इसके बाद प्रोग्राम टाइप करने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, किस नाम से, condition3.java। तो हम लोगों ने condition3.java के नाम से इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, जावा-c condition3.java। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अगर कोई इस प्रोग्राम में एरर होगा तो नोटिफाई करेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे चला जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में जाने के बाद फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जावा कंडीशनल 3, फिर इंटर करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों फिर से कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जांपल है, यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम अपन लोगों ने बनाया है। मतलब क्या है, ये प्रोग्राम एक तरीके से ग्रेड डिसाइड करते हैं। 50% से कम है, मतलब कि बच्चे की ग्रेड अपन डिसाइड करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। मतलब अगर किसी बच्चे का मार्क्स 50% से कम है तो वो फेल बताएं, 50% से 60% के बीच में आए तो उसको डी ग्रेड बताएं, 60 से 70 के बीच में आए तो उसको सी ग्रेड बताएं, 70 से 80 के बीच में आए तो उसको बी ग्रेड बताएं, और 80 से 90 के बीच में आए तो उसको ए ग्रेड बताएं, और 90 से 100 के बीच में आए तो उसको ए प्लस ग्रेड बताएं। तो एक तरीके से बच्चों का
बच्चों का जब रिजल्ट आए कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज के हिसाब से वो बच्चे को एक तरीके से ये प्रोग्राम बता दे कि आपका कौन सा ग्रेड है। तो ये वाला प्रोग्राम अपन लोगों ने बनाया है। उसके लिए अपन लोगों ने क्या किया, नेस्टेड इफ एल्स का यूज किया। तो पहला स्टेटमेंट देखें बच्चों, पब्लिक क्लास कंडीशन फोर्स। पहला स्टेटमेंट अपन लोगों ने क्या लिखा है, पब्लिक क्लास कंडीशन फोर्स, यानी क्या है, अपन लोगों ने क्लास डिक्लेयर कर दिया कंडीशन 4 के नाम से। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन अपन लोगों ने डिक्लेयर किया। मेन फंक्शन क्या होता है, फिर से एक स्पेशल फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ब्रैकेट में अपन लोगों ने क्या लिखा है, स्ट्रिंग ARGS, मतलब कमांड लाइन आर्गुमेंट। फिर उसके बाद मेन फंक्शन के पहले अपन ने क्या लिखा है, वॉइड। वॉइड क्या होता है, डेटा टाइप होता है। स्टैटिक, फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसके पहले क्या लिखा है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर पब्लिक पब्लिक का मतलब क्या है बच्चों, एक्सेस स्पेसिफायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट अपन लोगों ने क्या किया है, बच्चे का मार्क्स एक तरीके से डिसाइड कर दिया कि मार्क्स इक्वल टू कितना हो गया, 65, यानी बच्चे ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, 65। अब ये मार्क्स को अपना प्रोग्राम एक तरीके से बता दे कि आपका ग्रेड कौन सा है। तो उसके लिए अपन लोगों ने क्या किया है, इंट मार्क्स इक्वल टू 65, मतलब मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर कर दिया है और उसको वैल्यू अपन ने दे दिया है 65%। तो पहला जो इफ कंडीशन यूज किया है, मार्क्स इज लेस देन 50, मार्क्स इज लेस देन 50, 50 से नीचे अगर किसी का नंबर है तो उसको क्या बता दे, फेल बता दे। तो इफ मार्क्स इज लेस देन 50, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो बच्चा क्या होगा, फेल। लेकिन बच्चे का मार्क्स कितना है, 65, तो यानी 65 इज लेस देन 50, तो इस वाले केस में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाला इफ वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में। तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा तो फिर से एक कंडीशन है। एल्स वाले पार्ट में जैसे ही गया तो इफ करके फिर से एक कंडीशन है। उस वाले कंडीशन में इन लोगों ने क्या लिखा है कि मार्क्स, यानी मार्क्स की वैल्यू क्या है, 65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो इस वाले केस में क्या होगा, कंडीशन तो ट्रू होगी क्योंकि 65 क्या है, 50 से बड़ा है। फिर एंड करके क्या किया है, 65 इज लेस देन 60, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 65 इज लेस देन 60 तो नहीं है। तो अब इन दोनों कंडीशन के बीच में एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तब पूरी कंडीशन को अपन ट्रू मानेंगे। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी इसका भी इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से वो कहाँ चला जाएगा, एल्स वाले पार्ट में। तो एल्स वाले पार्ट में फिर से इफ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मीन्स 65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो 65 तो 60 से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर एंड करके क्या हो जाएगा, मार्क्स इज लेस देन 70, तो 65 लेस देन 70 कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे इफ वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट कर जाएगा। मतलब system.out.println डबल कोट्स के अंदर सी ग्रेड लिखा है, मतलब कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, सी ग्रेड, यानी 65% बच्चा पाया है तो वो गेन किया है सी ग्रेड। फिर ये ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा नहीं, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, सीधे बाहर, इफ एल्स से बाहर चला जाएगा। तो बच्चों इस वाले केस में फिर अपन ने देखा जैसे कि यहाँ पे तो 65 बच्चे ने गेन किया था। अगर मान लीजिए वो 80 और 90 के बीच में होता तो इसके ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स होते सब, क्योंकि अगर जैसे ऊपर वाले कंडीशन पे देखें तो 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो उस वाले कंडीशन में ट्रू हो जाता। लेकिन 80 इज लेस देन 80, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो वो किस में आ जाता, फिर इसके बाद वाले इफ वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो ई ग्रेड आ जाता। तो ऐसे ही मतलब 90 से 100 के बीच में है तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट ट्रू होता। अगर किसी केस में अगर बच्चे ने क्या कर दिया 125% लिख, एक तरीके से इनवैलिड परसेंट है, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से कोई 100 में से 200-150 नंबर तो गेन कर नहीं सकता, तो वो क्या होता है, इनवैलिड इनपुट होता है। तो उस वाले केस के लिए भी अपन लोगों ने क्या किया कि अगर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर है तो उसके लिए फेल्स की पूरी कंडीशन है। अगर 100 से किसी ने ज़्यादा एंटर किया तो उस वाले केस के लिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा
और सीधे सीधे उसको आउटपुट स्क्रीन पे क्या दे देगा, इनवैलिड। मतलब 100 से ज़्यादा मार्क परसेंटेज किसी का हो नहीं सकता, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। अब ये प्रोग्राम बनाने के बाद फिर से अपन को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, किस नाम से, condition4.java के नाम से। फिर उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद उस लोकेशन पे जाएंगे, लोकेशन पे जाने के बाद जावा सी स्पेस देके condition4.java अपन लिखेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो नोटिफाई कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में पहुंच जाएगा। तो वहां पे अपन को क्या लिखना पड़ेगा, जावा condition4, फिर इसके बाद इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में चलते हैं। पहला अपन ने फॉर वाला स्टेटमेंट देख लिया, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट में फॉर एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है, इटरेटिव स्टेटमेंट होता है, उसके लिए अपन लोगों ने फॉर देख लिया। फिर उसके बाद कंडीशन वाला स्टेटमेंट देख लिया, कंडीशन में इफ वाला देख लिया, सिंगल इफ को यूज करके भी देख लिया, फिर नेस्टेड इफ एल्स को यूज करके भी देख लिया। अब स्विच वाला स्टेटमेंट की अगर बात करें, स्विच वाला प्रोग्राम है, तो इसमें अपन ने ये एक तरीके से प्रोग्राम अपन ने बनाया है, क्या चीज़, किसी नंबर को चेक करना कि ये उसने 10 इंटर किया है, 20 इंटर किया है या फिर 30 इंटर किया है। अगर 10 इंटर किया तो 10 रिटर्न कर दे, 20 इंटर किया तो 20 रिटर्न कर दे, 30 इंटर किया तो 30 इंटर रिटर्न कर दे। अगर तीनों में से कोई भी इंटर नहीं किया, मतलब 10, 20, 30 उसने इंटर नहीं किया है, तो उस वाले केस में क्या रिटर्न कर दे, नॉट इन 10, 20 और 30। तो प्रोग्राम को अपन देखते हैं। प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट फिर से क्या है, क्लास का डिक्लेरेशन है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मेन फंक्शन डिक्लेरेशन है। फिर इस पर तीसरा स्टेटमेंट अपन लोगों ने क्या लिखा है, इंट नंबर इक्वल टू 20। एक वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर कर दिया नंबर के नाम से और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी, 20 असाइन कर दी। अब वो नंबर जो वेरिएबल है उसको किस में पास कर रहे हैं, स्विच वाले स्टेटमेंट में पास कर रहे हैं, स्विच वाले स्टेटमेंट में पास कर रहे हैं। मतलब स्विच का वेरिएबल कौन सा हो गया, नंबर। तो उसके बाद केस बना है, केस 10। केस 10 का मतलब क्या क्या होता है कि नंबर की वैल्यू 10 है क्या। केस 10 का मतलब ये इस तरीके से चेक करेगा कि नंबर की वैल्यू 10 है क्या। तो अगर 10 हुआ तो ये जो system.out.println है, डबल कोट्स में 10 है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद सीधे स्विच से अपना कंट्रोल बाहर हो जाएगा। लेकिन नंबर कितना है, 20 है। तो केस 10 मतलब नंबर की वैल्यू तो 20 है, वो 10 के इक्वल है नहीं, तो पहला केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर दूसरे वाले केस पे जाएगा, तो केस 20, नंबर की वैल्यू 20 है, केस की भी वैल्यू कितनी है, 20। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, system.out.println डबल कोट्स में 20 यानी 20 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगर मान लो किसी ने 50 इंटर किया होता, तो उस वाले केस में क्या होता है, पहले केस 10 में क्या होता है, केस 10 को चेक करता है कि 50 इक्वल्स टू 10 है क्या, नहीं, तो पहला केस एग्जीक्यूट नहीं होता। दूसरे वाले केस में क्या होता है कि 50 इक्वल्स टू 20 है क्या, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। फिर इसके बाद तीसरे वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, केस 30, यानी 50 इक्वल्स टू 30 है क्या, तो वो वाली कंडीशन भी फॉल्स होती तो तीसरा वाला केस भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो उस वाले केस में जैसे कि 10 भी नहीं हुआ, 20 भी नहीं हुआ, 30 भी नहीं हुआ, तो उस वाले केस में ये डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें सीधा system.out.println वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और डबल कोट्स में जो लिखा है वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, नॉट इन 10, 20, 30। ऑब्वियसली यूजर ने क्या वैल्यू ली थी, 50, तो वो 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 30 भी नहीं है। तो ये अपना पूरा क्या हो गया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो गया। तो ये प्रोग्राम बनाने के बाद फिर से अपन क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को switch1.java के नाम से सेव करेंगे। स्विच के नाम से सेव नहीं कर सकते, स्विच के नाम से वेरिएबल या फिर क्लास का नाम नहीं, क्या है, एक स्पेशल टाइप का कीवर्ड है, तो इसलिए switch1 अपन दे सकते हैं। switch1 देने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले प्रोग्राम को किस नाम से सेव करेंगे, switch1.java। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अपने इस वाले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने में कोई एरर आया तो फिर वो एरर को रिजॉल्व करेंगे, नहीं तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने के लिए स्टेटमेंट क्या है, जावा switch1, फिर उसके बाद इंटर करेंगे तो अपना आउटपुट